नमस्ते नेचर साथियों। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का सूत्र प्रोग्राम 11 के तहत। आज दूसरा दिन है और जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस इस बार होने वाले हैं। थोड़े लीक से हट के टॉपिक्स लिए गए हैं। वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू अवर डॉक्टर टीम, जिन्होंने इतने सुंदर टॉपिक लिए हैं। और ये जो इस बार का सूत्र कार्यक्रम हो रहा है, इसके अंदर हम आपको ये तो बता ही रहे हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों में क्या अंतर है और बेसिकली कौन सा ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से हम जो है एक अच्छी आयु और सुखद जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। इसके अंतर को आपको समझाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद की कुछ खास जो बातें, जो मूल बातें, मूल अवधारणाएं हैं, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। साथ ही आपको बताया जाए किस प्रकार से हम बीमारी की पहचान करें, क्योंकि ये कि बहुत बड़ी समस्या रहती है जब हमारे एसोसिएट्स फील्ड के अंदर जाते हैं, तो किसी भी पेशेंट से मिलते हैं तो उसकी बीमारी का ध्यान करने के बाद ही हम उसको दवा या उपचार बता सकते हैं, उसको क्या चीज लेनी चाहिए। इन सब के बारे में इस सूत्र कार्यक्रम में बताया जाएगा 5 दिनों 6 दिनों तक आपको। तो आज का जो सेशन है वो डॉक्टर रीटा ले रही हैं और आज के सेशन के अंदर आपको आयुर्वेद की जो मूल अवधारणाएं हैं, किस बेस पर आयुर्वेद बेसिकली काम करता है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आयुर्वेद जो है जिनके ऊपर चल रहा है, किस प्रकार आयुर्वेद जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ करके लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर रीटा का, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कि डॉक्टर रीटा इस सेशन को प्रारंभ करें। और थैंक यू सो मच डॉक्टर रीटा, प्लीज वेलकम। नमस्ते नेचर साथियों। ये जो सूत्र प्रोग्राम है ये हर बार से बहुत अलग है, क्योंकि बाकी सूत्र प्रोग्राम में जैसा कल भी बताया था मैंने कि हम लोग मेनली डिजीज के बारे में बताते थे या फिर प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। इस पूरे सेशन में या इस पूरे जो 5 दिन का 6 दिन का प्रोग्राम रहेगा, इसमें हम बताएंगे कि आयुर्वेद के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। कल भी हमने इसी बारे में बात की थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बोरिंग सेशन हो गया था। आज का सेशन हमारा जो आयुर्वेद त्रिदोष पे काम करता है, वात पित्त कफ, उसके ऊपर है, बेस्ड है। नाम से आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग सेशन होने वाला है, लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे ना, आप कहेंगे कि सुपर्ब सेशन था। लेकिन ये सुपर्ब सिर्फ तब होगा जब आप इसके साथ कनेक्ट रहेंगे। यहाँ जो जो बातें बताई जाए उसको अपने आप के साथ में जोड़ के देखिए कि वात है तो उसके कितने सिम्टम्स आपके अंदर हैं, पित्त है उसके अकॉर्डिंग कितने सिम्टम्स आपके अंदर हैं। मतलब जो हमारा बेसिक नेचर होता है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा ही पसंद होता है। आप उन्हें कितना भी नमकीन खिलाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नमकीन ही पसंद होता है। आप बेस्ट से बेस्ट भी मिठाई अगर उन्हें खिलाएंगे तो वो नहीं खाते हैं। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा छोटा है तो हम उसे सब तरह का टेस्ट दे रहे हैं। हम उसे मीठा भी खिलाते हैं, नमकीन भी खिलाते हैं, लेकिन वो बच्चा एक ही टेस्ट डेवलप कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्योंकि हम लोग चीजें सोचते नहीं है कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना? तो आज हम यही चीजें देखेंगे कि कौन सा बच्चा है जो मिठाई ही पसंद करेगा, कौन सा बच्चा ऐसा है जो नमकीन ही पसंद करेगा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो बिना हरी मिर्च के खाना ही नहीं खाते होंगे। चाहे आपको पनीर मिल जाए, चाहे आपको मलाई कोफ्ता मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन हरी मिर्च तो खाने में चाहिए ही चाहिए। ठीक है? बहुत से लोगों की ऐसी आदत होगी कि खाने के बाद में मीठा चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो आधी चम्मच चीनी ही खा लेंगे, सर्दियों में गुड़ ही खा लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर देखेंगे, और यही जो कारण होते हैं, वो कारण ही हमें एक ही डिजीज में अलग-अलग ट्रीटमेंट देने पे हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि अगर एक ही जने को खांसी है तो एक ही जने को मीन्स एक ही रोग है, खांसी है 3 जनों को है, लेकिन एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन पसंद है, एक को मिर्च ज्यादा पसंद है। तो उस कंडीशन में हमें किसको कौन सी दवाइयां देनी है, वो चीजें हम आज सीखेंगे। तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा। लास्ट के 5 मिनट में हर किसी को चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि उसको यहाँ पूरे सेशन में से खुद की प्रकृति या खुद का दोष कौन सा लगा। वातिक लगा वो पर्सन खुद को कि भाई मैं वातिक हूँ, या मैं पैतिक हूँ, या कफज हूँ। मैं देखूंगी कितनी एंट्रीज आई हैं और कितने लोगों ने मेरा सेशन ध्यान से सुना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, हमने कल भी बात की थी कि वो विज्ञान जिसमें जीने की कला सिखाई जाती है, वो विज्ञान जिसमें आयु और आयु को बढ़ाने के बारे में
या जो जीवन है उसे स्वस्थ रखने के बारे में बताया जाता है, वो ही आयुर्वेद है। नेक्स्ट। अब हमने कल भी बात की थी, आज भी वही कर रहे हैं कि जब हम आयुर्वेद पद्धति से इलाज करते हैं तो हम सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं देखते हैं कि रोग के क्या सिम्टम्स हैं, है ना। जैसे कि बुखार ही है, कि बुखार है तो हम सिर्फ बुखार के अकॉर्डिंग दवाई नहीं देंगे, हम उसकी बाकी चीजें भी देखेंगे कि उसका मन, प्रकृति, उसकी दोष, उसकी धातुएं हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। हम एलोपैथी जैसे नहीं है कि हर किसी को पैरासीटामोल देते हैं। तो इसीलिए हम एक ही रोग से पीड़ित होने के बाद भी अलग अलग मरीजों को उसकी प्रकृति और दोष के अनुसार अलग अलग दवाइयां देते हैं। नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि त्रिदोष सिद्धांत क्या है। जैसे कि हम कोई भी आप लोगों में से है किसी फिजिशियन के पास गया, आयुर्वेदा फिजिशियन के पास गया, तो वो आपके चाल ढाल से, आपके आने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से, आपके बालों से, आपकी स्किन से पता कर लेता है कि आपके शरीर में कौन सा दोष है ना। तो वो आपको क्या कहता है कि आपके अंदर वात बढ़ गया है, या पित्त बढ़ गया है, या कफ बढ़ गया है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स होती होंगी, या जो आप प्रॉब्लम लेके जाते हैं उसके बारे में वो बताता है। तो अब आपने ये तो सुना है कि वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या चीजें होती हैं, इनके बढ़ जाने से या इनके कम हो जाने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है, इन सब चीजों की जानकारी हमें त्रिदोष सिद्धांत से पता चलती है। तो जो हमारा मनुष्य शरीर है, हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दोष, धातु और मल, इन तीनों से मिलके बना है। थोड़ा होली ज्यादा खेल लिया, मेरा गला बिल्कुल खराब हो रहा है, आप लोगों को बीच बीच में डिस्टरबेंस रहेगा। तो आयुर्वेद में कहा जाता है दोष, धातु, मल मूलम ही शरीरम, कि दोष, धातु और मल, ये तीनों ही शरीर के मूल हैं, इन्हीं से मिलके जो है हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें भी आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे हमने दोष रखा है, हम धातु भी रख सकते थे, हम मल भी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट नंबर पे दोष है इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जब ये तीनों दोष शरीर में संतुलित अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर कोई भी दोष कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। अब ये दोष जब खुद कम हो गए या ज्यादा हो गए तो ऐसा नहीं है, मान लो वात बढ़ गई, अब परसेंटेज तो 100 ही रहेगा ना। अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो नेचुरल है कि वो दूसरी चीज को कम कर देगी, या कोई भी दोष जो है वो दूषित हो गया तो अपने साथ में धातु को भी दूषित कर देगा और मल को भी दूषित कर देगा। तो शरीर को हमें रोगी होने से बचाने के लिए जरूरी है कि जो दोष हैं वो संतुलित अवस्था में होने चाहिए। नेक्स्ट। हमारा शरीर पंचभूत महाभूतों से मिलकर बना है, सब लोग जानते हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। और जो हमारे ये दोष होते हैं, ये दोष भी दो महाभूतों से मिलके बने हुए होते हैं। हम आगे देखेंगे कि कौन सा है वो किससे बना हुआ है। और शरीर जो है वात, पित्त, कफ से है, संतुलित अवस्था में है तो स्वस्थ है, नहीं तो आप रोगी हैं। नेक्स्ट। अब दोषों में असंतुलित होता है, अगर ये दूषित हो रहा है तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो है कि वो बढ़ जाए या दूसरा है कि वो कम हो जाए। मान लो अगर वात बढ़ रही है तो वात वाले रोग हो जाएंगे, अगर वात कम हो रही है तो वात कम होने से, क्योंकि वो तो जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं रही, तो इसका मतलब है वात अगर कम हो रही है तो शरीर में पित्त या कफ बढ़ रहा होगा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग या तो पित्तज रोग हो जाएगा या फिर कफज रोग हो जाएगा। नेक्स्ट। जो हमारा लाइफस्टाइल, बैक लेंगे, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो हमारा खाना पीना रहता है वो उस चीज का हमारे दोषों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। और यही रीजन है, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आपकी खराब होएगी तो ही तो हम बीमार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल खराब होने से कैसे हुआ, क्योंकि उसकी वजह से जो दोष है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि कफ है, अगर किसी की कफज प्रकृति है और कफज प्रकृति का ही मौसम चल रहा है, मान लो वसंत ऋतु चल रही है जहां पर नेचुरल वे में बॉडी में कफ बढ़ जाता है, उस वक्त अगर आप कफ बढ़ाने वाला आहार या विहार करेंगे तो जितने कफज रोग हैं उनको होने की संभावना ज्यादा रह जाएगी, है ना। जहां हमने ऋतुचर्याएं पढ़ी थी वहां हमने देखा था कि एक एक ऋतु में कौन सा दोष है वो बढ़ जाता है, किसका शमन होता है। तो हमें दोषों के अकॉर्डिंग ऋतुचर्या में भी
जो है खाने पीने का अपना जो लाइफस्टाइल है उसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट। अब दोषों में असंतुलन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है नेचुरल वे और एक होता है आर्टिफिशियल, है ना। अब इसमें से क्या है कि नेचुरल क्या है कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसमें नेचुरल वे में जो होता है वो वात ज्यादा होती है, सॉरी कफ ज्यादा होता है। फिर जब युवा अवस्था आती है तब पित्त ज्यादा होता है। और उसके बाद जो बुढ़ापे वाली स्टेज होती है उसमें वात ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए कि स्टेज के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो आपका जो दोष है वो अपने आप ही डिस्टर्ब होगा, क्योंकि शुरू में जो है बैलेंस रहता है, 100% बैलेंस में रहेगा, लेकिन बचपन में आपको जो बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं वो सारे वातिक रोग रहते हैं, कफज रोग रहते हैं। जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बुखार जल्दी आ जाता है, खांसी जुकाम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये मेनली बाल्यावस्था में होती हैं। और पित्तज रोग जो कि आपकी युवा अवस्था में हो रहे हैं, है ना, तो उस वक्त आपको पित्तज बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक्ने है ना, जिसको एक्ने होने लगते हैं, मुहासे होने लगते हैं, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। और हार्मोन को हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि पित्त दूषित हो रहा है या पित्त जो है वो बढ़ गया है, कब्जे की प्रॉब्लम हो जाती है ना, लूज मोशंस होना, ये सारी जो बीमारियां हैं ये सारी की सारी जो हैं ये उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। और जैसे हमारा बुढ़ापे की तरफ हम जाते हैं तो हमें पेन वाली चीजें हो जाती हैं ज्यादा, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। जॉइंट्स पेन बच्चों को क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जॉइंट्स पेन जो है वो वातिक बीमारी है और जो बच्चा है उसमें कफ की अधिकता है। तो वातिक बीमारी कब ज्यादा हो जाएगी? जब उसको, उस बीमारी को करने वाला जो दोष है वो नेचुरल वे में बढ़ जाए, है ना। तो ये नेचुरल वे होता है दोषों के असंतुलन होने का। अब एक होता है अप्राकृतिक वे या आर्टिफिशियल वे। वो कब होगा? जब आप खाना पीना गलत रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि जॉइंट्स पेन जो है वो बुढ़ापे में होगा या 50 साल की बाद होगा, लेकिन आज के टाइम में जॉइंट्स पेन जो है वो 25 से 30, 35 इस एज में भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में वात बढ़ गया। और वात अपने आप तो बढ़ानी है ना, क्योंकि ये अवस्था तो पित्त की है। लेकिन क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज रखा, आपने अपना खाना पीना गलत रखा, इसीलिए आपको इस स्टेज में भी, मिडिल जो एज होती है उसमें भी आपको वातिक बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट वाली जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारा, हम जो पहले कहते थे कि 50 साल के बाद होती हैं, वो सारा का सारा भी चेंज हो चुका है। रीजन आपका लाइफस्टाइल गलत है। ठीक है, यहाँ भी यही सब लिखा हुआ है कि बचपन में कफ अधिक रहता है, सर्दी बसंत ऋतु होती है उसमें बढ़ जाता है, युवावस्था गर्मी में पित्त रहता है। ये सारी चीजें हमने अभी बात कर ली है। नेक्स्ट। अब हमने ये देख लिया कि 3 तरह के दोष हैं, वात है, पित्त है, कफ है। यहाँ से हर कोई कनेक्ट हो जाएगा। जिनका ध्यान इधर उधर था सब लोग बिल्कुल यहाँ फोकस कर लीजिए अब जो बताया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं वात दोष से। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, है ना। आपका आपका जो फ्रेंड सर्किल होगा उसमें भी कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो बहुत ज्यादा बोलता होगा। आप लोग क्या कहते होंगे जब आपकी मंडली बैठती है कि यार अगर वो बंदा नहीं आया जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी कमी है, उसके बिना मजा नहीं आता पार्टी करने में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, वो सबके साथ कनेक्ट हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं हर काम को करने में जल्दी रहती है उन्हें, कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, मीन्स हर काम में हड़बड़ी रहती है उनके, है ना। ये क्या है? ये नेचुरल वे होता है। किसी ने सिखाया नहीं होता ना कि आपको ज्यादा बोलना है, किसी ने नहीं सिखाया होता कि आपको हड़बड़ी हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में काम करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा खा लेते हैं फिर भी पतले दुबले होते हैं, है ना। उन्हें लोग क्या कहते हैं, खाया पिया कहाँ जाता है भाई तुम्हारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा ही खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। तो ये सब किस वजह से है? हमारे शरीर में किस दोष की प्रधानता है, इन चीजों पे ये चीजें डिसाइड करती हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर काम को बहुत तेजी से करते हैं, बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन को लेते हैं, बैठे बैठे हुए हैं फिर भी उनका पैर हिलता रहता है। नोटिस कीजिए, एक एक वर्ड को आप नोटिस कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं बैठे बैठते हैं और अपने पैर को हिलाते रहते हैं। ये सारे लक्षण किसके होते हैं?
वातिक प्रकृति वालों के होते हैं, मतलब इन लोगों में जो वात का परसेंटेज होता है वो पित्त और कफ से ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी वातिक प्रकृति के लोग हैं उनमें इस तरह के सिम्टम पाए जाएंगे। तो जब आप पेशेंट के साथ में मिलते हैं, किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बिना उसके बताए भी आप उसकी प्रकृति जान सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा जो है वो दोष बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, अब हमारा देखते हैं कि वात जो है वो कौन से पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, वायु और आकाश। ठीक है, वायु क्या का काम होता है, गतिशीलता, चलायमान रहती है, हिलती रहती है, और आकाश क्या होता है, विशाल होता है। तो इसीलिए जो वात दोषिक वाले लोग होते हैं उनमें वात की अधिकता रहती है, इसीलिए वो सारे कामों को जल्दी जल्दी करते हैं। और उसके अलावा भी हमारी बॉडी के जितने मूवमेंट होते हैं इनर भी, जैसे कि यूरिन करना, मोशन के लिए जाना, या ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सारा भी किस वजह से हो रहा है, वात की वजह से होता है। बॉडी वात में सब जगह है, लेकिन जहां भी उसको खाली जगह मिल जाती है वो वहां पर बैठ जाती है। जैसे जॉइंट्स पेन जब होता है तब क्या होता है कि जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, जब तक वो फ्लूइड भरा हुआ है क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रीस खत्म हो गया है, जॉइंट्स के बीच का ग्रीस खत्म हो गया है ना, कॉमन वर्ड है ना जो लोग बोलते हैं। अब जब ग्रीस खत्म हो गया मतलब जगह खाली हो गई, तो उस खाली जगह में कौन आके बैठा, वात आके बैठ गई। अब वात आके बैठ गई तो वात क्या करेगी, उसका काम ही है दर्द देना। शूल, शूल जो है किसका गुण है, वात का है, तो इसीलिए आपको जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वात का क्या कारण क्या काम है, गतिशीलता, चलायमान, दर्द, रुक्षता, उष्णता, सॉरी उष्णता नहीं होता, शीतलता। ठीक है, ये अभी हम आगे बात करते हैं इस चीज के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब वात का जो स्थान है, पूरा शरीर माना गया है वात का स्थान, मेनली जो होता है वो बड़ी आंत या पैल्विक रीजन है ना, ये वात का स्थान माना गया है। इसके अलावा बाकी आप देखिए नाभि से नीचे का पूरा भाग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर, जांघ, टांग, हड्डियां, पूरा शरीर, क्योंकि वात तो घूम रही है, जहां जगह मिलते हैं वहीं रुक जाती है, तो ये मेनली वात के स्थान होते हैं। नेक्स्ट, वात के प्रकार, ये आप लोग सिर्फ मैं, क्योंकि हम वात दोष के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों को मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी इन चीजों में क्योंकि आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो वात होती है वो 5 तरह की होती है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। अगर आप जानना चाहें तो प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं निकालते हैं वो प्राण वायु है, जो हमें डकार में गैस बाहर निकलती है वो उदान वायु है, समान वायु हमारे पेट में होती है, अपान वायु के थ्रू हम मल मूत्र का त्याग करते हैं। इस तरह से ये होता है। और आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो बीमारियां बताई हुई हैं दोष के अकॉर्डिंग, तो वात से आप देखिए कि वात दोष के कारण 80 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट, आप देखिए कि किस तरीके के लक्षण मिलते हैं, सब लोग को रिलेट करेंगे खुद को कि वातिक प्रकृति वालों के लक्षण क्या होते हैं। शरीर में रूखापन, ड्राइनेस रहती है, उनकी बॉडी में गर्मियों में भी ड्राइनेस रहती है, सर्दियों में हर किसी को हो जाती है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि सर्दियों में हमें ड्राइनेस रहती है, सर्दियों में तो पित्त प्रकृति वाले को भी ड्राइनेस है, कफज वाले को भी ड्राइनेस है, क्योंकि मौसम है। लेकिन ओवरऑल पूरे सीजन में ड्राइनेस जो रहती है वो वात प्रकृति वालों को होती है। दुबले पतले होते हैं, ठीक है, मोटे कभी नहीं होते हैं। इनकी आवाज जो होती है धीमी होती है, भारी होती है, और नींद की इनको कमी रहती है। वातिक प्रकृति वाले कम सोते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हड्डियां हड्डियां सी निकली हुई होती हैं। इनकी आंखें, आईब्रोज, ये ठुड्डी है, जीभ है, सिर, इनमें अस्थिरता रहती है, हिलते रहती हैं ये चीज। हिलने से मतलब क्या है कि स्टेबल नहीं है चीजें। ठीक है, और वात प्रकृति वालों लोगों का क्या रहता है, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनका जल्दी चीजों से डर जाते हैं। इनका मेमोरी जो होता है वो चीजों को जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी वो भूल भी जाते हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ये सिम्टम्स मिल गए होंगे।
है ना। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि वात जो है नॉर्मल वे में होता है, उसके कुछ काम होते हैं, लेकिन वात जो है किसी के भी शरीर में क्यों बढ़ जाएगा, क्या रीजन रहते हैं वात के बढ़ने के, है ना, जिसकी वजह से कि हमें बीमारियां होंगी। उसमें रहता है मल मूत्र या छींक, है ना। कल भी हमने कहा था कि धारणीय अधारणीय वेग होते हैं, तो ये अधारणीय वेग होते हैं। ये जब हमें आए तो इसे निकाल देना चाहिए, है ना। जैसे छींक आ रही है तो छींक देना चाहिए। अगर आपको यूरिन का जाने का मन है तो आप जाइए, ऐसा नहीं करना है कि यार थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, है ना। इससे क्या होता है कि जो अपान वायु है, जो कि मलमूत्र को बाहर निकालने वाली वायु होती है, उसकी गति ऊपर की तरफ हो जाती है ना। आप गाड़ी अगर सीधी जा रही है और आप उसको एकदम से टर्न कर देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से होता है यहाँ भी। और क्या होता है, रात को खाना आपने खाया, उसके पचने से पहले ही कुछ और खा लेना, या अधिक मात्रा में खाना खाना, जितनी भूख है उससे अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी वात की वृद्धि हो जाती है। देर रात तक जो लोग ज्यादा जगते हैं, तेज तेज आवाज में बात करते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो भी शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, यहाँ देखिए, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, आप कैसे कोरिलेट करेंगे। जब हमने जॉइंट्स पेन पढ़ा था, वहां हमने एक वर्ड पढ़ा था कि वेट बियरिंग पेन। जो लोग पीठ पे बोरे ट्रक्स को लोड अनलोड करने का काम करते हैं, है ना, पीठ पे बोरियां रख रख के ट्रक में चढ़ाते हैं या उतारते हैं, उनको जॉइंट्स पेन हो जाता है। रीजन कि वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, सफर है उसमें गाड़ी में अगर धचके ज्यादा लगते हैं, मीन्स जिन लोगों का रेगुलर में ट्रैवलिंग का वर्क रहता है उनमें वात की वृद्धि हो जाती है। जो लोग मिर्ची, तीखी, कड़वी चीजें ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनमें भी वात की वृद्धि हो जाती है। जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें भी ये ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा जो लोग सेक्स क्रिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं या ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, है ना, या फिर उपवास रखना। जो लोग रेगुलर में उपवास रखते हैं, उपवास रखना कल हमने बात की थी कि वीक में एक दिन का उपवास करना चाहिए, लेकिन बहुत सी महिलाएं इस तरीके की होती हैं जो वीक में 4 दिन 5 दिन भी उपवास रख रही हैं, तो वो ये चीजें गलत है। उसकी वजह से उनके शरीर में वात की वृद्धि हो सकती है और उन्हें वातिक रोग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, वातिक रोग 80 है, वात अगर बढ़ जाएगी तो कितनी सारी बीमारियां हमें हो सकती है। नेक्स्ट, अब वात अगर बढ़ गई है तो क्या सिम्टम्स देगी हमारी बॉडी, बॉडी क्या सिम्टम्स दे सकती है। जो वात के नेचुरल गुण होते हैं वो ही गुण आपको ज्यादा दिखने लग जाएंगे। कैसे कि अंगों में रूखापन और जकड़न, वात का लक्षण था ड्राइनेस, वो ज्यादा बढ़ जाता है। सुई के चुभने जैसा दर्द होना, है ना। जॉइंट्स पेन में क्या होता है, बहुत तीखा पेन होता है, चल नहीं पाते हैं, सुबह उठते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन होना, ढीलापन क्यों हो रहा है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया था और वहां वात घुस के बैठ गई है, इसीलिए वहां दर्द हो रहा है। हड्डियों का खिसकना और टूटना, है ना, जिनको कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है चलते टाइम जॉइंट्स पेन में, वो भी किसकी वजह से है, वात की वृद्धि की वजह से। अंगों में कमजोरी महसूस होना और कपकपी होना, जब आप नॉर्मल एक पैर हिला रहे हैं और एक कुछ लोग होते हैं हाथ पैर ऐसे कांपते रहते हैं, है ना, आप कंसल्टेंसी पे भी भेजते हैं कि हाथ पैर जो है वो ज्यादा कांप रहे हैं, है ना, तो वो रीजन भी किसकी वजह से होता है, वात की वृद्धि होने से। अंगों का ठंडा पड़ जाना, शीतलता अधिक हो जाना, मतलब उनके हाथ पैर जो है वो सर्दियों में भी ठंडे रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स मिले होंगे जो बोलते होंगे कि सर्दियों में भी हमारे जो है हाथ और पैर ठंडे रहते हैं। उसका रीजन क्या है, वात उनके शरीर में बढ़ गई है। सुन्नू होना, ठीक है, कब्जी होना, कब्जी कब होएगी, क्योंकि मल मूत्र को निकालने का काम कौन कर रहा है, वात कर रही है, लेकिन आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे कि वो दूषित हो गई है, वो अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से कब्जी हो जाएगी। नाखून, दांत और जो हमारी स्किन होती है वो फीकी पड़ जाएगी, उसपे स्पॉटेड हो जाती है, हल्का कालापन लिए हो जाती है ना। जब हम कलर की तरफ देखते हैं तो वात जो होती है उसका कलर हम श्याम कलर मानते हैं। काला वर्ड यूज नहीं किया है मैंने, गेहुआ
या सांवलेपन की तरफ होता है। तो जब वात की वृद्धि हो जाती है तो आपकी स्किन भी स्पॉटेड हो जाती है। आप देखिए आपको फील्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट बोलता है कि महिलाएं आती हैं कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। डार्क सर्कल क्या है कि यहाँ स्किन, आंखों के नीचे काले घेरे हुए। क्यों हुए? क्योंकि वात बढ़ी। वो रात को जागने से भी बढ़ सकती है, या उपवास भी करती हुई हो सकती है महिला, और भी कोई रीजन हो सकते हैं। तो वो किसकी वजह से हुआ? वात की वृद्धि होती है। स्पॉटेड भी स्किन हो जाती है, और मुंह के स्वाद का कड़वा होना, ये भी वात वृद्धि के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, अब है कि जिनकी प्रकृति वातिक होती है या वात जो है बढ़ गई है, तो उन्हें क्या चीजें खानी चाहिए? ठीक है, तो वात को संतुलित करने के लिए आपको घी, तेल और फैट वाली चीजें खानी चाहिए, क्योंकि शरीर पहले ही उनका बहुत दुबला पतला होता है। स्पेशली अगर हमें इन तीनों चीजों में से बोला जाए तो तेल खाना चाहिए। वातिक प्रकृति के लोगों को सरसों का तेल या तिल के तेल में बनी हुई सब्जियां जो हैं वो खानी चाहिए। गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए। नमकीन, छाछ, मक्खन, ताजा पनीर, उबला हुआ गाय का दूध है, उसमें दूध में आप शहद मिला के भी ले सकते हैं। घी में तले हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर जो सीड्स आते हैं, है ना, बहुत सारे तरह के सीड्स आ रहे हैं अभी। पंपकिन सीड है, चिया सीड्स हैं, इस तरह के सीड्स हैं, जो सनफ्लावर ऑयल सीड्स हैं, उन्हें पानी में भिगोकर खाना चाहिए। सब्जियों में अगर हम देखें तो खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद, इन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मूंग की दाल है, राजमा है, सोया मिल्क है, इन सारी चीजों का, वात अगर बढ़ी हुई है तो सेवन करना चाहिए। आप इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि जब पेशेंट मिलता है तो आपको मेडिसिन के साथ में ये चीजें भी बतानी होती है, कि जब आपसे पेशेंट पूछता है ना क्या खाएं और क्या ना खाएं, तब आप उसमें पेशेंट को ये सारी चीजें बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्या नहीं खाएं, है ना, वातिक प्रकृति वाले को क्या अवॉइड करना चाहिए? उसे साबुत अनाज कम खाना चाहिए। साबुत अनाज हम कब खाने को देते हैं? जब हमें वेट लॉस कराना होता है ना, तब हम बोलते हैं ना साबुत अनाज खाओ, मल्टीग्रेन खाओ। लेकिन यहाँ हमने क्या बोला था? गेहूं खाओ। क्योंकि वो पहले ही दुबला पतला है, तो हमें उसे मल्टीग्रेन वाली जो चीजें हैं, साबुत जो चीज अनाज है, उसे खाने के लिए मना करना है। ठीक है। सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये वात को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। लोग बहुत सारे जानते भी हैं, जो पुरानी महिलाएं होती हैं वो ये बोल देती हैं कि फूल गोभी खाने से हमें गैस बनने लग जाती है, वादी करती है ना। जो आप लोगों में से होंगे पुराने, या घर में कोई आपके घर में ओल्ड एज पर्सन होगा, तो आप उनके मुंह से सुन सकते हैं, वो अपने आपको खुद बता देंगे कि ये सब्जी खाने से हमें वादी हो जाती है, वो इन्हीं सब में से मिलेगी। सर्दियों के दिनों में ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी और फ्रूट जूस है वो ना पिए। नाशपाती और कच्चा केला, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको लाइफस्टाइल में भी चेंज करना चाहिए। एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। धूप में टहलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वात का जो गुण होता है ना, वो शीत है। जब आप धूप में घूमेंगे तो शीत जो है वो, क्योंकि धूप में घूमने से आपको गर्मी मिलेगी, तो आपका जो बढ़ा हुआ वात होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। आपको रेस्ट भी करना चाहिए। किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान, योग, प्राणायाम करें। वातिक प्रकृति के लोगों को गर्म पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि शीत के लिए तो हम मना कर रहे हैं ना, ठंडी वाली चीजें कोई भी नहीं करनी है ना। जॉइंट्स पेन वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तेल लगाना है, तेल लगाने के साथ में सिकाई करनी है। सिकाई या गर्म पानी की में टॉवल बांध के उसको लपेट लेना है। वो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आपकी वात का शमन करेगी। ठीक है। रेगुलर में वात प्रकृति वाले लोगों को मसाज करना चाहिए। मसाज के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल या जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाला जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है, उन्हें डेली बेसिस पे करना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए कि ये सारी तो चीजें हैं, मैंने कुछ कुछ मेडिसिन के नाम लिख के भी किया है, जो घरेलू भी हो सकते हैं, जो कि वात दोष का शमन कराते हैं। हींग को सूखा भूनकर छाछ में मिलाकर पी सकते हैं। जिन लोगों को, आपको सबको पता है ना, त्रिफला प्लस जो जूस है उसमें हमने क्या मिलाया है त्रिफला के साथ में?
हींग मिलाई। ठीक है, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि हींग को छाछ में मिलाकर दे रहे हैं, इससे वात का शमन होता है। वात को संतुलित करने के लिए आप 1 से 2 ग्राम का सेवन कर सकते हैं रोज। 1 गिलास गर्म पानी में अदरक का 1 चम्मच अदरक का पाउडर मिला के भी ले सकते हैं। इसीलिए हम मॉर्निंग में आंवला जिंजर जूस लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके बॉडी को पूरे दिन के लिए हाइड्रेट भी रखता है। 1 चुटकी जायफल का पाउडर, उसको शहद में मिला के सुबह के टाइम ले सकते हैं। पपीता और अनार के फलों का सेवन आप कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि फ्रूट जूस ना लें। आपको वातिक प्रकृति के लोगों को फ्रूट्स डायरेक्ट खाना चाहिए, जूस को अवॉइड करना चाहिए। ये पपीता और अनार खाने से आपको जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ठीक रहती है, आपके वात को संतुलित करने का काम करता है। आपको अपने दैनिक भोजन में लहसुन, अदरक, जायफल इनको शामिल करना चाहिए। ये वात दोष को संतुलित करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, तो ये पूरा हमने अभी जो देखा कि वात के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, किस चीज से वात बढ़ जाती है, किस चीज का सेवन करने से वात का शमन होता है, किस चीज को खाने से वात बढ़ सकती है, ये हमने वात दोष के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष कब बढ़ता है? मध्यम अवस्था, जो मिडिल एज होती है हमारी, वो पित्त की अवस्था होती है। ठीक है, आपके ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पसीने में से तेज बदबू आती है। कितना भी डीओ लगा लो तो भी स्मेल क्या हो जाएगी? बदबू वाली डीओ की स्मेल ही आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना भी पसीना आ रहा है स्मेल नहीं आती है ना? ये इंसान के खुद के अंदर नहीं है कि वो चाह रहा है कि मेरे पसीने में से बदबू आए, या मेरे फेस पे बहुत ज्यादा तिल हो जाए, या मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो जाए, मुहासे हो जाए, स्किन का प्रॉब्लम हो जाए। ये पर्सन के चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है, ये उसकी प्रकृति होती है। इस तरह की जिन्हें प्रॉब्लम रहती है या इस तरह का जिनका बेसिक नेचर रहता है, इसका मतलब है कि उनमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, तो क्या आपके शरीर में से तेज बदबू आती है, दुर्गंध आती है, या आपको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? आपको लूज मोशन जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपका खाना ठीक से पच नहीं पाता है। ये सारा कब होता है? जब शरीर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। हम सभी लोगों में वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, लेकिन फिर भी हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग है, क्योंकि किसी एक दोष की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट, पित्त दोष जो है वो अग्नि और जल, इन दोनों चीज महाभूतों से मिलके बना है। अग्नि से मिलके बना है, इसलिए जिनमें पित्त की प्रधानता रहती है उनका जो बॉडी टाइप है, उनके शरीर को आप हाथ लगाएंगे तो वो कंपैरेटिवली गर्म रहता है। जैसे वात प्रकृति वालों का जो शरीर था वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता था, उसी तरीके से पित्त वालों का शरीर जो है वो गर्म रहता है, और उनका डाइजेशन भी जो है वो उसका इशू रहता है। ठीक है, तो ये जो पित्त होता है, शरीर में काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होता है, उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जितने मानसिक काम होते हैं, सोचना, विचारना, बुद्धि, साहस, खुशी, इमोशंस वाली जो चीजें होती हैं, वो भी पित्त के माध्यम से ही संचालित होती हैं। नेक्स्ट, अब हम देखें कि किस तरीके का बॉडी टाइप होता है पित्त दोष वालों का। तो इनका जो शरीर होता है वो मध्यम आकार का होता है। वातिक वाले जो होते हैं वो टॉल होते हैं, है ना, पतले होते हैं, लंबे होते हैं। पित्त वाले जो होते हैं उनका शरीर का आकार जो होता है वो मध्यम आकार का होता है। उनकी जो जैसे हमने बात में बात की थी कि शरीर एक आप टच भी करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उनकी हड्डियां चुभ रही हैं। उनकी बॉडी टाइप इस तरीके का होता है। लेकिन जो पित्तज वाला होता है उनकी स्किन सॉफ्ट होती है। ठीक है, स्किन का कलर साफ होता है, साफ होगा, लेकिन उसपे तिल वगैरह जो है वो ज्यादा होते हैं। पित्त वातिक वालों का जो स्किन टाइप था वो थोड़ा सा सांवलापन लिया हुआ होता है, क्योंकि वात का गुण है श्याम वर्ण। ठीक है, तो त्वचा का रंग साफ, उस पर तिल हो सकते हैं, मस्से हो सकते हैं, ये पित्त प्रकृति का लक्षण है। इसके अलावा उनके बाल जो हैं वो जल्दी सफेद हो जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंग हैं जैसे नाखून, आंखें, पैर के तलवे हैं, हथेलियां हैं, काला काला नहीं, सॉरी ये गलत लिखने में आ गया,
थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होते है ना, क्योंकि पित्त का जो कलर होता है वो पीत वर्ण होता है। ठीक है, इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनकी याददाश्त होती है वो कमजोर होती है, वो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी अगर उनके सामने कठिन परिस्थिति आती है, क्योंकि उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो कठिनाइयों से लड़ नहीं पाते। उनका जो मेंटल पावर होती है वो थोड़ा सा वीक होता है, उनमें सेक्स की इच्छा में कमी होती है, बहुत ज्यादा ये लोग जो होते हैं नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, क्योंकि कठिनाइयों से लड़ ही नहीं रहे ना। जो नहीं लड़ेगा वो इंसान क्या करेगा, वो ही नेगेटिव थॉट्स वाला पर्सन होता है। ऐसे ही लोगों को मानसिक रोग होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट, और क्या रहेगा इन्हें, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि पित्त की का गुण उष्ण हो गया। जैसे कि वातिक प्रकृति वाले ठंड सहन नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही पित्त प्रकृति वाले गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। शरीर कोमल होता है, स्किन पे जो है वो भूरे पीले धब्बे होते हैं, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, इनकी मांसपेशियां जो हड्डी होती है उससे पसीना ज्यादा होता है, मल मूत्र जो है वो शरीर से एक्स्ट्रा में बाहर निकलता है ना। वहां पर क्या था, वातिक में कब्जी रहती है, लेकिन पित्तज वालों का जो होता है वो ज्यादा निकलता है, और इनके शरीर में से तेज दुर्गंध भी आती है। नेक्स्ट, पित्त के प्रकार हैं, नाम मैंने सिर्फ लिखे हैं, आप ध्यान ज्यादा नहीं दीजिएगा। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भाजक पित्त। ठीक है, पाचक पित्त जो है हमारे स्टमक में होता है। रंजक पित्त जो है उसकी वजह से जो ब्लड का रेड कलर होता है वो होता है। साधक पित्त जो होता है वो हमारे नेत्रों में होता है, देखने का काम करता है। इसी तरीके से ये सारी चीजें हैं, और पित्त के प्रकोप के कारण जो रोग माने गए हैं वो 40 होते हैं। आप देखिए हाफ हो गए, वातिक में 80 थे, यहाँ पित्तज रोग आते ही 40 हो गए। नेक्स्ट, हम देखते हैं क्या रीजन है पित्त बढ़ने के। तो चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे खाना जिनको पसंद होता है उनमें पित्त बढ़ जाता है। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उनमें भी पित्त बढ़ जाता है। जो अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, या बिना भूख के ही भोजन कर लेते हैं, है ना, टाइम नहीं हुआ है फिर भी जो लोग खाना खा लेते हैं, जो लोग तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा सिरका अधिक का अधिक सेवन करते हैं, उनमें भी पित्त बढ़ जाता है। इसके अलावा गोहू, मछली, भेड़, बकरी आदि के मांस का अधिक सेवन करते हैं, उनमें भी पित्त जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लक्षण क्या दिखेंगे अब, आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा कि पित्त बढ़ गया। ठीक है, तो जो उसके जो गुण है पित्त के, वो ही ज्यादा मात्रा में हो जाना ही हमें ये बताएगा कि पित्त जो है शरीर में बढ़ गया है। बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी, नींद में कमी आती है, क्योंकि मेंटल बैलेंस नहीं है ना इन लोगों का, इसीलिए इनको नींद की कमी हो जाती है। शरीर में तेज जलन होने लगती है, गर्मी लगना और ज्यादा पसीना आना। मौसम ठीक है, बाकी लोगों का पंखे में काम चल रहा है, तो इन लोगों को क्या लगता है, नहीं कूलर होना चाहिए। जो लोग कूलर में काम चला सकते हैं उन लोगों को लगता है कि मुझे एसी की जरूरत है, तो इन्हें गर्मी ज्यादा लगती है। स्किन का कलर जो है वो पहले की तुलना में ज्यादा गाढ़ा हो जाना, मीन्स जो नॉर्मल एक येलोइश कलर होता है ना हमारा, व्हाइटिश येलोइश मिक्स कलर होता है, उसमें और ज्यादा गाढ़ा हो जाना, मतलब पीलापन लिए हुए। एक तरीके से हम मान सकते हैं, जॉइंटिस होता है ना, जॉइंटिस कब होगा, जब आपका लीवर डैमेज हो रहा है, वहां भी क्या है कि रंजक पित्त आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो उतना पीलापन लिए हुए नहीं, जब तक पीला नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा येलोनेस जो है वो बढ़ जाती है। आपकी बॉडी से स्मेल ज्यादा आने लग जाती है। इन लोगों को छाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मुंह में छाले अगर ज्यादा होते हैं तो हम क्या देते हैं, एसिडोनिवृत्ति देते हैं, आंवला जिंजर जूस दे रहे हैं। रीजन की ये सारी चीजें जो होती हैं वो पित्त शामक होती हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है लोगों को, चक्कर आना, मुंह का स्वाद कड़वा, खट्टा होना,
ठंडी चीजें खाने का मन करता है का, क्योंकि शरीर में गर्मी है तो इन्हें ठंडी चीजें, ठंडी जगह ज्यादा प्रिय होती है। त्वचा, मलमूत्र, नाखून और आंखों का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट, पित्त को संतुलित करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? तो आप अपनी डाइट में जो है चेंजेस लाके पित्त को शांत कर सकते हैं। जैसे हमने वहां देखा था बात में कि घी, तेल और फैट का लिखा हुआ था, कि मैंने बताया था कि स्पेशली वातिक प्रकृति वालों को तेल खाना चाहिए। ऐसे ही पित्त जो प्रकृति होती है, पित्त दोष जो बढ़ा हुआ होता है, उन्हें घी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। सब्जियों में हम देखते हैं तो गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। सभी तरह की जो दालें हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद, दलिया, इस तरीके की चीजें आप जो है वो खा सकते हैं। नेक्स्ट, क्या नहीं खाना चाहिए? तो खाने पीने की चीजें, है ना, नाम से ही पता चल रहा है, जो चीजें ज्यादा गर्मी वाली हैं, तीखी हैं, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मूली, काली मिर्च, कच्चे टमाटर को परहेज करें। तिल का तेल, सरसों के तेल को परहेज करें, घी खाएं। ठीक है, काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट बिना छिले बादाम से परहेज करें। बहुत से केस पेशेंट मैंने इस तरीके के देखे हैं जो कहते हैं कि बादाम खाने से हमें छाले हो जाते हैं, चाहे वो भिगो के भी खा रहे हैं। रीजन कि उनकी बॉडी में पित्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, बादाम खाने से बढ़ जाता है। अब ये मत मानिएगा कि मैं कहानी सुना रही हूँ, ये मैंने अपने फील्ड में ये चीज एक्सपीरियंस की है कि बादाम खाने से भी जो है वो छाले हो जाते हैं, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले को नहीं खाना है। वातिक प्रकृति में हम कह रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, लेकिन पित्तज वाले को हम अवॉइड करा रहे हैं। संतरे का जूस, टमाटर का जूस, कॉफी, अल्कोहल, इनका परहेज करना चाहिए। आंवला जो होता है ना, हम कह रहे हैं कि मैंने आपको बोला था कि आंवला जिंजर जूस पीना चाहिए। आप कहेंगे कि आंवला तो खट्टा होता है, फिर कैसे पित्त का शमन करेगा? तो आंवला चाहे खट्टा होता है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ चीजें होती हैं, रसगुण, वीर्य, विपाक। तो उसका जो वीर्य होता है, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद जो उसकी तासीर होती है वो शीत होती है। इसीलिए पित्तश प्रकृति वालों को आंवले का जूस जो है, आंवले का जूस लो, आंवला कैंडी खाओ, चाहे आंवले को साबुत खा सकते हैं आप। साबुत से मतलब सुबह चबा चबा के खा सकते हैं, किसी भी तरीके से खाना चाहिए। आप लहसुन को घी में फ्राई करके खा सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर दरदरा करके पानी में मिलाकर पी सकते हैं। एलोवेरा, लौकी का जूस, व्हीट ग्रास, ये पित्त के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उसका गुलकंद बना के खा सकते हैं आप। पित्त प्रकृति वालों को हम आंवले का मुरब्बा भी खाने के लिए दे सकते हैं। अगर पित्त दोष है तो ज्यादा तेज मिर्च मसाले वाला खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मसालों की तासीर जो है वो गर्म होती है, उससे पित्त ज्यादा बनता है। नेक्स्ट, सूखे माविये हमने पहले बात कर ही ली है कि ड्राई फ्रूट्स को कम खाना चाहिए। बादाम को भिगोकर खाने से भी छाले हो जाते हैं। जिसको सूट कर जाता है पित्त प्रकृति वाले को, वो थोड़ी मात्रा में खा सकता है, नहीं तो अवॉइड कीजिए। आप इस केस में आपको जैसे सुबह के टाइम लगता है कि हमें खाना चाहिए, तो उससे बेटर है कि आप सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में पीस के रख लें। उसकी 1 चम्मच अगर खाएंगे तो वो भी पित्त शमन का बहुत अच्छा रोल करता है। पित्तश प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, पित्त दोष वाले जो लोग होते हैं, उन्हें खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, है ना, जैसे मौसमी है, संतरा है, इन चीजों की जगह तरबूज, खीरा और एप्पल ये खा सकते हैं। कैफीन वाली जो चीजें होती हैं उनसे भी बचना चाहिए, जैसे चाय, कॉफी, सोडा, चॉकलेट्स, ये कम मात्रा में लेने चाहिए। जीवन शैली, आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं? वहां पे हमने क्या बात की थी कि सरसों का तेल की मसाज करानी चाहिए। लेकिन पित्तश प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो ठंडा तेल होता है, चंदन का तेल है, बला का तेल है, ऐसे तेलों की मसाज करानी चाहिए। स्विमिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्विमिंग करने में पानी ठंडा होता है तो पित्त का शमन होता है। आपको वॉक भी करना चाहिए, लेकिन छाया में करनी चाहिए। वात वाले में हमने क्या देखा था कि धूप में टहलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको छाया में टहलना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब कंपैरिजन देखते जाइए, हमने गर्म पानी से नहाने के लिए कहा था, हम ठंडे पानी से
के लिए कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये तो हमने देखा कि पित्त बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है ना पित्त की कमी हो जाए। तो पित्त की कमी हो जाएगी तो आपका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने से भी आपको जो है वो क्योंकि पित्त की कमी हुई है तो कोई तो दोष होगा ना जो बढ़ जाएगा। तो वो दोष जो है वो मेनली किसी दोष की कमी होती है तो वात दोष की वृद्धि हो जाती है। अब वात दोष की वृद्धि हो जाएगी तो नो डाउट आपको कब्जी की परेशानी हो जाएगी। नहीं तो अगर पित्त है तो आपको लूज मोशन या आपका मोशन जो है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट, ये हमने पित्त के बारे में पूरी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में कि कफ दोष के क्या साइन सिम्टम्स रहते हैं। अब हमने देख लिया जो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ढीले। क्या वर्ड्स यूज करते हो आप अपने फ्रेंड्स के लिए? ढीला ढक्कन है वो, तो एक बार 10 बार आवाज लगाते हैं तो एक बार में सुन के खड़ा होता है ना फ्रेंड सर्किल में कहीं ना कहीं ऐसा फ्रेंड जरूर होगा या फैमिली में जरूर होगा। आप सब चल रहे हैं, वो धीरे 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 चल के आ रहा है। रीजन कि वो खुद नहीं चाह रहा है, उसका नेचर, उसकी टेंडेंसी इस तरीके की है ना। तो जो लोग किसी भी काम को बहुत देर से करते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं और नेचर वाइज बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, गंभीर, ऐसे आप कुछ कह रहे हैं रिएक्शन देने में भी बहुत टाइम लगा रहे हैं, वो लोग कैसे होते हैं? कफज प्रकृति के होते हैं, उनमें कफ दोष की जो है वो प्रधानता होती है। नेक्स्ट, कफ दोष जो है वो पृथ्वी और जल से मिलकर बना हुआ होता है। हम देखिए हमने जो सीक्वेंस सारा बना रखा है ना वो इसी हिसाब से है। हमने पहले वात बोला, फिर पित्त बोला, फिर कफ बोला। इसका मतलब तीनों दोषों में जो है कफ तीसरे नंबर पे आएगा, उसकी प्रधानता तीसरे नंबर पे आएगी। अब क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत से मिलके बना हुआ होता है, पृथ्वी क्या होती है? भारी होती है, उसमें वजन होता है। इसीलिए जो कफज प्रकृति जो होती है उनका शरीर किस तरीके का होता है? भारी होता है, गुरु होता है ना। जैसे पृथ्वी पे कोई चट्टान है, आप उसको हिला नहीं सकते है ना, वजन है उसमें। उसी तरीके से कफज जो लोग होते हैं उनका शरीर भारी होता है, उनमें उनका जो ब्रेन का वर्क है ना वो बहुत अच्छा होता है, उनमें मानसिक रूप से कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। शारीरिक रूप से तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे ना, शरीर ऑलरेडी भारी है उनका, ठीक है। और क्योंकि कफ में तमो भाव होता है, और क्या होता है कफज लोग, मोटे लोग सोते रहते हैं, तो इन कफज प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उन्हें नींद भी ज्यादा आती है। नेक्स्ट, अगर शरीर में कफ की कमी है तो बाकी जो दोनों दोष हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। ऑब्वियस है, कफ जो होता है वो भारी होता है, मुलायम होता है, मधुर होता है, स्थिर और चिपचिपा होता है ना। म्यूकस हमने देखा है ना, नोज में से भी जो म्यूकस निकलता है वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो ये कफ का जो है वो नेचुरल गुण होता है। तो जिसके शरीर में कफ ज्यादा होता है वो कफज प्रकृति का व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट, क्या लक्षण पाए जाते हैं इनमें? कि इनकी चाल होती है स्थिर होती है, गंभीर होती है, धीरे धीरे चलते हैं, इन्हें भूख, प्यास, गर्मी ये सारी चीजें कम लगती है। क्यों लग रही है? क्योंकि स्टोरेज है ना ऑलरेडी, नहीं मिला तो वहां से ले लेंगे, मेहनत ही नहीं करना चाहते। पसीना कम आता है, शरीर में वीर्य की अधिकता रहती है, इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या है? कफ का टाइप है, और क्योंकि इनके अंदर कफ की अधिकता है तो इन लोगों को मोटापे से, मतलब जो ओबेज लोग हो जाते हैं बहुत मोटे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो एक बीमारी की वजह से हुआ है ना। लेकिन जो एक नॉर्मल कफज प्रकृति का व्यक्ति होता है उसे जॉइंट्स पेन के इश्यूज बहुत कम आते हैं। शरीर में गठीलापन होता है, इनके जो स्किन होती है वो स्निग्ध होती है, चिकनी होती है ना। किसी को आप टच करेंगे तो स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट पता चलती है। कफज प्रकृति के लोग सुंदर होते हैं, इन लोगों का कलर जो है वो फेयर होता है, खुश मिजाज होते हैं, खुश रहते हैं, कोमल प्रवृत्ति के होते हैं और गौर वर्ण के होते हैं। इनका रंग गोरा होता है। गोरा पित्त प्रकृति वाला भी था लेकिन उसका गोरापन पीलापन लिए हुए था। साथ ही उसके साथ में क्या इश्यूज थे कि उसको तिल हो सकते थे, मस्से हो सकते थे,
है ना, मेरे फेस पे बहुत सारे तिल है क्योंकि मेरा जो नेचर है वो पित्तज है। तो ऐसे ही आप सबको अपना अपना देखना है कि आपका किस तरीके से है। लास्ट में सब लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, कफ दोष में असंतुलन होने से क्या होगा, है ना, कफ दोष अगर बढ़ गया है तो क्या होता है, इनमें म्यूकस ज्यादा बनता है। ऐसे लोगों को जुकाम जल्दी जल्दी होता है, वजन बढ़ जाता है, इनकी जीभ पर सफेद परत जम सकती है ना। हमने कल भी बात की थी कि हम पेशेंट को देख के पता कर लेते हैं। हम पेशेंट आ रहा है, उसकी चाल ढाल देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं जीभ दिखा, जीभ पे हमने देखा कि सफेद कलर की लेयर जमी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफेद पाउडर जैसा जमा हुआ है, लेकिन एक लेयर जैसी हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब कफ बढ़ा हुआ है। किसी की जीभ जो है बहुत ज्यादा ब्राइट रेड कलर की दिख रही है, साइड में छाले छाले जैसे दिख रहे हैं, कट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब पित्तज प्रकृति का है। किसी की जीभ हल्के डॉट डॉट दिखता है ब्लैक कलर के, वो वातिक प्रकृति में भी होता है। तो हम देख के पता कर सकते हैं कि पेशेंट या कोई भी इंसान जो है उसके शरीर में कौन सा जो है वो दोष बढ़ा हुआ है। उसके साइनस में कफ जमता है। बहुत से लोगों को खराटे लेने की प्रॉब्लम रहती है, वो कहाँ पे ज्यादा रहती है, कफज प्रकृति के लोगों में, है ना। साइनस का पड़ा होगा ना, डॉक्टर क्या बोलता है एलोपैथी में, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा साइनस का। तो क्यों कराएंगे, क्यों कराना है हमें ऑपरेशन, हम उसका कफ कम कर देंगे ना अपनी दवाइयों से। दवाइयों से कफ कम करते ही साइनस खुल जाएगा। साइनस क्या होता है, छेद ही तो होता है। छेद के ऊपर नाली है, नाली के ऊपर अगर आपने वजन रख दिया, पत्थर रख दिया, तो उसमें से कुछ चीज पास हो सकती है क्या, नहीं होगी। तब क्या बुलडोजर लेकर आओगे क्या कि भाई ये नाली को खोल दे, या फिर पत्थर को उठा के रख दोगे, कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, पत्थर को उठा के रखना बेटर है ना। तो हम क्या करेंगे, साइनस में मेडिसिन देनी है, हमें साइनस का ऑपरेशन नहीं कराना होता है। इनका डाइजेशन खराब होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, हमारा आमाशय होता है ना, उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, अगर वो जूस ज्यादा बढ़ गए, पित्त बढ़ गया, तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। लेकिन अगर उसी जूस में, क्योंकि जो हमारा पूरा आमाशय होता है, उसके अंदर भी एक लेयर लगी हुई होती है म्यूकस की, जो कि आपकी अल्सर्स होने से रोकती है ना। पेट में अल्सर्स हो जाते हैं ना बहुत से लोगों को, तो अल्सर को रोकता कौन है, कफ रोक रहा है। लेकिन अगर वो कफ ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कफ ज्यादा होने से वो जो डाइजेस्टिव जूस है या आपकी जो अग्नि है उसको ही शांत कर देता है, तो आपका डाइजेशन जो है वो खराब हो जाता है, कमजोरी रहती है। इन्हीं पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का इश्यू रहता है, प्री डायबिटिक होते हैं ये लोग, इन्हें खांसी, जुकाम, नाक बहना, एलर्जीज जो होती हैं, हे फीवर है, ये ज्यादा होता है, ठंडा पसीना आता है, बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं। अब देखिए कान में मैल भी अधिक आ रहा है, कितनी छोटी सी चीज है। किसी किसी पेशेंट का, किसी पेशेंट छोड़िए, हम पेशेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम तो हमारे ऊपर लेके बात कर रहे हैं सारी। आप में से किसी कान का मैल ऐसा होगा जो बहता हुआ होता है ना, आपने ईयरबड डाला निकाला तो पूरा गंदा निकल आया। किसी किसी का कान का मैल ऐसा होता है सूखा होता है, जैसे डैंड्रफ होती है ना, उस तरीके का कान का मैल होता है। किसी का होता है कि दोनों के बीच का होता है ना। तो ये आपकी बॉडी की एक एक जो चीज है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि आपके शरीर में किस तरीके का जो है वो दोष की अधिकता है। इनकी जो स्किन होती है, बाल होते हैं, वो थोड़ी चिकनाई लिए हुए होते हैं, बाल ऑयली होते हैं। इनके सूंघने की और जो स्वाद लेने की क्षमता होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है। अगर कफ दोष में कमी आ जाती है ना, ये तो हम बात कर रहे थे बढ़ जाए, लेकिन अगर कमी आ जाती है तो जो हमारा ट्रैकिया होता है, सांस हम लेते हैं उसमें सूखापन आ जाता है, पेट में जलन भी महसूस हो सकती है, क्योंकि म्यूकस कम हो गया ना अंदर स्टमक का, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी का इशू हो सकता है। नेक्स्ट, कफ दोष जो है वो 5 तरीके के हैं। सारे दोष जो है वो 5 तरीके के हैं, नाम अलग अलग है, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। कफ दोष के कारण होने वाले रोग कितने हो गए, 20, 80, 40 और 20, आधा आधा होता जा रहा है। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा किस दोष पे ध्यान देना चाहिए, वात दोष पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वात दोष की प्रधानता से 80 तरह की बीमारियां जो है वो शरीर में हो रही हैं। नेक्स्ट, कफ बढ़ने के कारण क्या है, जो लोग मीठा, खट्टा
ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, उनका कफ बढ़ जाता है। मांस मछली का अधिक सेवन, तिल से बनी चीजें, गन्ना, दूध, नमक, इनका ज्यादा सेवन करने से कफ बढ़ जाता है। ठंडा पानी पीने से, आलसी स्वभाव, एक्सरसाइज नहीं करना, उससे भी कफ बढ़ जाता है। दूध, दही, घी, तिल, उड़द की खिचड़ी, सिंघाड़े, नारियल, कद्दू, इन सब का ज्यादा सेवन करने से भी कफ की जो है मात्रा शरीर में वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लक्षण क्या आएंगे? जो गुण है वो गुण ही ज्यादा मात्रा में आपको दिख जाएंगे। इनको क्या होगा? हमेशा सुस्ती रहेगी, ज्यादा नींद आएगी, नींद वैसे भी ज्यादा आ रही थी लेकिन कफ बढ़ गया तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, शरीर में भारीपन रहेगा, मल मूत्र पसीने में चिपचिपापन रहता है, इनके शरीर पे गीला गीलापन रहता है ना? शरीर पे ऐसा लगता है कि किसी तरीके का लेप लगाया हुआ है। ये कफ बढ़ने के बाद की कंडीशन है ना, पहले नहीं होता है। आंख और नाक से अधिक गंदगी निकलती है, हमने देखा था ना कि कानों से भी निकल रही थी। तो इनकी आंख से, नाक से भी ज्यादा मैल निकलता है, अंगों में ढीलापन रहता है, सांस की तकलीफ और खांसी ज्यादा होती है। ये पेशेंट जो है कफ दोष जिनमें ज्यादा होता है वो डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्या खाना है इन लोगों को? बाजरा, मक्का, गेहूं, ब्राउन राइस, राई आदि चीजों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर आदि का सेवन करें। जैतून का तेल और सरसों के तेल का सेवन करना चाहिए। छाछ है, पनीर है, इनका सेवन करना चाहिए। तीखे और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ठीक है, मीठा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, तीखा खाना है, तेज मिर्च मसाले वाला खाना है और खाना गर्म खाना खाना चाहिए। सभी तरह की दालों को अच्छी तरीके से पकाकर खाएं। नमक कम खाएं, है ना? नमक की टेंडेंसी क्या होती है? वाटर रिटेंशन कर देता है शरीर में, पानी को बाहर नहीं निकलने देता है और उसकी वजह से क्या होगा? और ज्यादा कफ जो है वो बढ़ने लग जाता है। पुराना शहद जो होता है उसका उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। कफ को काटने के लिए सबसे अच्छी चीज या सबसे अच्छी औषधि जो बताई गई है वो शहद है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं? गर्म पानी में शहद के पीते हैं। रीजन कि वो कफ को कम करता है। नेक्स्ट, नहाने से पहले आधा कप गरम तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करनी है। वातिक वालों को हमने क्या बोला था? प्राणायाम करो, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं हठ योग करो। हार्ड जो एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए। जॉगिंग है, हाइकिंग है, बाइकिंग है ना? पित्त वालों को हमने स्विमिंग कराई थी, लेकिन यहाँ हम जॉगिंग करा रहे हैं, है ना, जंपिंग करा रहे हैं। ये सारी चीजें करनी चाहिए। तीखी, कड़वी और कसैली स्वाद की चीजें खानी चाहिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जीरे का सेवन ज्यादा करना चाहिए। साबुत और ताजी पकी हुई सब्जियां खाएं। हल्की, सूखी और गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, शहद, मूंग की दाल, सोया मिल्क, हरी सब्जियों को अपने आहार में शामिल कीजिए। आप देखिए वही सब चीजें लिखी हुई हैं जो हम जिन पेशेंट को हम स्लिम फिट या फिर एप्पल साइडर दे रहे हैं ना वेट लॉस के लिए, तो आप इन्हीं में से डाइट चार्ट बनाइए। अब आपने देख लिया सारा, मैंने कितनी सारी चीजें लिख के दी हैं, तो पेशेंट का डाइट चार्ट यहीं से बनेगा। ठीक है, हरी सब्जियां, पकी हुई सब्जियां खाने के लिए बोला था, पीछे भी वही चीजें देनी है। सुबह जल्दी उठें और रात को टाइम से सोना चाहिए। बाकी तो त्रिफला है, काचनार, गूगल है, लवंग आदि है, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया था, इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट, जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए? इन लोगों को ना मालिश करनी चाहिए। जैसे हम मालिश से मतलब उपटन लगाना जिसे हम कहते हैं ना, तो रूखे सूखी चीजों का उपटन करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं फेस पैक लगाते हैं। इन लोगों को जो चोकर होता है, आटे का चोकर जो होता है, उस चीज का शरीर पे उपटन करना चाहिए। जब हम पंचकर्म के थ्रू किसी पेशेंट का वेट लॉस कराते हैं तो वहां पर हम फर्स्टली पेशेंट का उद्वर्तन कराते हैं, उसको पाउडर से उसकी सूखी मालिश कराई जाती है। वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है।
गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, रोजाना धूप में टहलना है, रोजाना व्यायाम करना है, व्यायाम चीजें रिपीट होके आ रही हैं, दौड़ना, ऊंची लंबी कूद है, कुश्ती है, तेज टहलना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि कफ वाले को भी ठंड ज्यादा लगती है। बहुत ज्यादा चिंता ना करें, देर रात तक नहीं जागे, ये देर रात तक जागे लिखा हुआ है, ये नहीं है देर रात तक नहीं जागे। आपका जो डेली का रूटीन है उसमें थोड़े चेंजेस लाएं, ज्यादा आराम पसंद जिंदगी नहीं बितानी है, कुछ ना कुछ कफज प्रकृति के लोगों को करते रहना है ना। हम जब वेट लॉस के लिए डालते हैं किसी पेशेंट को तो क्या बोलते हैं, एक्टिवनेस दिखानी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ मेडिसिन से इतना फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट। यहाँ हमारे तीनों दोषों की जो है वो बात खत्म हो जाती है। मैंने आप सबके लिए, क्योंकि मुझे सबका मैसेज चाहिए, मैंने एक कंपैरेटिव बना दिया है कि किस तरीके का जो है किस दोष की प्रधानता में आपका किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बॉडी फ्रेम किस तरीके का होता है वातिक प्रकृति का, ये लोग पतले होते हैं, मीडियम वाले जो होते हैं, पित्त जो दोष है वो मीडियम शरीर वाले होते हैं, कफ वाले चौड़े होते हैं, उनके शोल्डर्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। बॉडी वेट जो है वात प्रकृति में कम होता है, पित्त में मध्यम होता है, कफ वालों का वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। स्किन वातिक प्रकृति में ड्राई है, रफ है, क्रैक्स वाली होती है ना, क्योंकि इनकी रुक्षता है। पित्त वालों की स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है, थिन होती है, पतली स्किन होती है उनकी, और उनके फेस पे एक्ने है, पिंपल्स हैं, ये ज्यादा होते हैं। कफज प्रकृति वाले जो होते हैं इनकी स्किन थिक होती है, नहीं बोलते हैं सांड जैसी खा ले तेरी तो कुछ ही नहीं होएगा। हम ऐसा किस पेशेंट को, किस पर्सन को बोलते हैं जो कफज प्रकृति का होता है ना। मोटा होगा उसी को तो बोलेंगे, पतले दुबले को कैसे बोल दोगे। ठीक है, ऑयली स्किन होती है इनकी, ठंडी रहती है, और कॉम्प्लेक्शन गोरापन जो इनका होता है बिना दाग धब्बे का होता है। वातिक वाले में क्या था, हल्के से धब्बे हो रहे थे ना ब्लैकिश कलर के, लेकिन कफज कफज जो दोष वाले लोग होते हैं वो एकदम उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। नेक्स्ट। बाल, वातिक प्रकृति के लोगों के बाल पतले होते हैं, रूखे होते हैं और इजीली टूटते हैं, झड़ते ज्यादा है। ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है बाल एकदम चमकदार घने दिख रहे हैं काले, इसका मतलब कफज है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको दिख रहा है बीच बीच में एज कम है लेकिन बालों में सफेदी दिख रही है, इसका मतलब वो पित्तज प्रकृति का है। और जिनके बाल थिन होते हैं, लेडीज हैं, बार बार स्पा करा के आ रही हैं, कैसे भी करके मेरे बाल सही हो जाएं, फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने शरीर में पित्त दोष का शमन करना, वात दोष का शमन करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि दांत किस तरीके के होते हैं। वातिक प्रकृति के लोग जो होते हैं उनके दांत साइज में बड़े होते हैं, उनके जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े कालापन लिए हुए होते हैं, और वातिक प्रकृति के लोगों में दांत में कीड़ा लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, पित्तज प्रकृति में के जो दांत होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, थोड़ा पीलापन लिए हुए होते हैं, और उनके जो मसूड़े होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। छाले ज्यादा हो रहे हैं ना पित्तज प्रकृति वाले लोगों को, तो उनके थोड़ा सा लालपन लिया हुआ होता है, इसलिए सॉफ्टनेस दिखती है। जबकि कफज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके दांत मजबूत होते हैं और बिल्कुल मोतियों जैसे दांत दिखते हैं, है ना। उनका खुद का कोई रोल नहीं है कि अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, उनकी प्रकृति ऐसी है, उनमें कफ दोष बढ़ा हुआ है पहले से ही। आंखें, वातिक प्रकृति के लोगों की आंखें छोटी छोटी होती हैं, डल होती है ना, आंखों में कोई चमक नहीं दिखाई देती है, और आंखों में ड्राइनेस रहती है। इन लोगों को रेगुलर में आई ड्रॉप जो है वो डालनी चाहिए। पित्तज प्रकृति के लोगों की आंखें जो होती हैं वो शाइनी होती हैं, उनका शेप अच्छा होता है। ठीक है, जबकि कफज प्रकृति की जो आंखें हैं वो बड़े साइज की होती हैं, उनकी जो आईलैशेस होती है ना, पलके होती हैं, वो भी उनपे क्या बोलते हैं उसको, आईलैशेस ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता प्रॉपर टर्म, वो थिक होती हैं, घनी होती है ना। जबकि पित्तज वातिक प्रकृति के जो लोग हैं उनकी जो आईलैशेस होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। वातिक प्रकृति वालों के जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं,
वो ड्राई होते हैं, क्रैक होते हैं, उनपे लाइंस दिखती हैं, ठीक है, और उनके नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं हम बहुत सावधानी से रहते हैं, फिर भी हमारे नाखून जल्दी टूट जाते हैं। रीजन वात बढ़ा हुआ है। पित्तज प्रकृति वालों के नाखून सॉफ्ट होते हैं और पिंकिश कलर लिए हुए होते हैं, जबकि कफज वालों के नेल्स जो हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें शाइन होती है। नेक्स्ट हम जीभ की बात करेंगे तो वातिक प्रकृति वाले लोगों की जीभ में क्रैक्स होते हैं, ठीक है। पित्तज वालों की जीभ लालपन लिए हुए होती है, जबकि कफज वालों की जो जीभ होती है उस पे व्हाइट कलर की लेयर होती है। फूड हैबिट्स कैसी होती हैं, किस तरीके का वो खाना खाते हैं? वातिक वाला बार बार खाता है, ठीक है। पित्तज वाला ज्यादा खा रहा है, वातिक वाला बार बार खा रहा है क्योंकि उसको थोड़ा ही खाना चाहिए। पित्तज वाला है, उसका क्या है कि डाइजेशन जो है उसका वो बहुत अच्छा है, उसकी अग्नि जो है बहुत अच्छी प्रज्वलित है, कितना भी खा लेगा, तो उसका डाइट जो है वो बहुत अच्छा होता है। जबकि कफज वाला जो होता है उसकी स्टेबल फूड हैबिट्स होती हैं, क्योंकि उसका डाइजेशन वीक होता है, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है, इसीलिए उसका एक बार का खाना भी खाया हुआ ढंग से पचता नहीं, ठीक है। पेशेंट क्या बोलता है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट में खाना रखा हुआ है, पेट में भारीपन रह रहा है, तो रीजन सिर्फ लीवर नहीं है, रीजन है उस पर्सन का दोष, ठीक है। आप ये देखिए, इन सारी चीजों को एकदम ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए, नोट करके रखिए। आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बॉवल किस तरीके का है, मतलब जो इनको मोशन होता है वो किस तरीके का रहता है? तो जो वातिक प्रकृति के लोग होते हैं उनका मोशन ड्राई होता है, हार्ड होता है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। इन्हीं लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। पित्तज प्रकृति में जो मोशन होता है वो सॉफ्ट होता है, लूज रहता है। कफज प्रकृति वाले जो होते हैं उनका जो मोशन होता है वो थिक होता है और साथ ही चिकनाई लिए हुए होता है। फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें तो वातिक प्रकृति का इंसान बहुत एक्टिव है। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, बहुत ज्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी चलता है, हर काम को करने में एक्टिव है। पित्तज वाला मॉडरेट एक्टिव होता है, ना तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम करता है, ना ही ऐसा होता है कि नहीं करना है। मतलब आपके सर्किल में है, एक ने प्लान बनाता है जल्दी जल्दी घूमने चलेंगे घूमने चलेंगे, एक कहता है अच्छा चल प्लान बना लिया तो चल ही लेते हैं, और एक क्या कहेगा संडे है मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मेरा संडे सो के ही निकालूंगा। वो लोग कौन है? कफज प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि उनका बॉडी टाइप क्या है, लिथार्जिक है, उन्हें आराम पसंद होता है। टॉलरेंस क्या है कि सीजन चेंज होने पे वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो जो वातिक प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें ठंड का इंटॉलरेंस रहता है, वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पित्तज वाले जो होते हैं उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, जबकि कफज दोष वाले जो लोग होते हैं उन्हें वो सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और उन्हें गर्मी भी बर्दाश्त हो जाती है। नेक्स्ट ये रिपीट हो गया। कम्युनिकेशन क्या किस तरीके से होता है, जब व्यवहार कैसा रहता है उनका, तो वातिक प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं वो काम की बातें बोलते हैं, क्योंकि पित्त का काम क्या था, थॉट्स, सोचना भी उसका काम था, है ना। तो वो लोग एनालिसिस भी करते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है तो सोचते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जहां जरूरत होती है वहां बोलते हैं। लेकिन कफज जो लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो सुनते अच्छे हैं। कोई बोल रहा है तो सुन रहे हैं बैठ के, चाहे यहाँ से अंदर ही ना जा रहा हो, लेकिन बैठे हुए हैं चुपचाप, तो ये लोग कम बोलते हैं। इनिशिएशन कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, किसी भी काम करने की क्षमता किस तरीके की होती है, तो वातिक जो लोग होते हैं उन्हें कोई काम बताया जाए तो वो जल्दी करते हैं और उस चीज का रेस्पॉन्स देते हैं। वातिक प्रकृति के पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं वो काम करने में मॉडरेट होते हैं, है ना। मॉडरेट से मतलब ठीक है आपने काम बताया तो कर लेंगे, जैसे क्लास में होता है ना, टीचर है वो बोलेगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बना के दिया, इसे कौन बना के लाएगा, तो कुछ बच्चे तुरंत हाथ खड़ा कर देंगे, मैडम मैं, मैडम मैं, मैडम मैं। कुछ बच्चे को मैडम अगर बोलेगी तुम बना लाओगे,
ठीक है मैडम मैं बना लूंगा, है ना, मीन्स वो पैतृक प्रकृति का है। और कुछ क्या कहेंगे, वो बहाना लगाएंगे, मैडम मैं तो नहीं बना पाऊंगा, मेरे स्केच कलर खो गए, मुझे तो आज कहीं जाना है ना। तो वो किसी भी काम को करने में स्लो होते हैं, करेंगे भी तो एक काम जो एक दिन का काम है उसे 4 दिन में करके देते हैं। मेमोरी, मेमोरी वातिक प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें कोई भी चीज जल्दी याद हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते, है ना। उनका जो रिटेंशन होता है, याद तो फटाफट कर लेंगे, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें याद करने में वातिक से ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उन्हें वो चीज याद रहती है ना। एक बार याद करने में टाइम लगा देंगे, लेकिन एक बार याद कर लिया तो वो चीज उन्हें याद रह जाती है। जबकि कफज प्रकृति के जो लोग होते हैं वो स्लो होते हैं, याद करने में ढीले होते हैं, लेकिन मेमोरी जो होती है उनकी ठीक ठाक होती है ना। वातिक की जैसी भी नहीं होती है कि तुरंत भूल गए, लेकिन पैतृक की जैसी भी नहीं होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें वो चीजें याद रह जाए। नेक्स्ट। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।